हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेसिकली कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म। अब हम यहाँ मूव करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने जो मोल के बेसिक जितने भी फंडामेंटल थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो बेसिक कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेसिकली होती है। और इसमें ऐसा भी है बेटा कि आप लोगों को ऐसा फील होता है कि रटना है रटना है रटना। अरे भाई, रटना है तो आप लॉजिकली इस चीज को समझो पहले। और मैं ये आपसे फिर से ये एक पॉइंट आपको लेके आता हूं कि रटना नहीं है। आपको हर हमेशा एक चीज पर फोकस करना है कि उसका डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो डेरिवेशन कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। और डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि डेरिवेशन को समझो और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो। आप जितना देर में रटते हो उतनी देर में तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेरिवेशन ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल, बहुत बेसिक बेसिक। और कहां से मैं किस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं आपको वहीं से समझना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द कंडीशन इज, स्टार्ट इस तरीके से करना है, कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, ये हर एक टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। इसको ग्रुप ए और यहां पर मैं दे देता हूं ग्रुप बी। तो ग्रुप ए जो होता है वो बेसिकली यहां पर मैं मेंशन करता हूं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर जो डिपेंडेंट होगा वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ग्रुप बी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये जो होते हैं वो मास रिलेटेड टर्म होंगे, मास रिलेटेड टर्म्स। अब ग्रुप ए, अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो वॉल्यूम रिलेटेड, तो जो भी है कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास, मैं सीधे यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है। इस टाइप से जनरली ये टर्म बहुत कम आता है, इसलिए फिर भी यहां पर आपके दिमाग में आएगा तो मैं बताते हुए चल रहा हूं। ओके, दूसरा हमारे पास आता है, इसी में और एग्जांपल भी है, मोलरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया। ये हम 12th में पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, वहां पर आता है, ठीक है। और एक और हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये हमारे पास टर्म आता है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम डिस्कस करें तो ये एक साथ में, और हाँ, स्ट्रेंथ हो गया, एटसेट्रा। वैसे तो बहुत सारे हमारे पास हैं, बट बेसिक बेसिक जो हमें पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और यहां पर हम अगर एग्जांपल के बेस पे चलें तो हमारे पास आता है, फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, या परसेंटेज वाले टर्म पहले इंक्लूड कर लें तो चलेगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये एक ही यहां पर होगा, ठीक है। उसके अलावा मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, एटसेट्रा। इस टाइप से हमारे पास हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को जिस तरीके से पढ़ने का तरीका है मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर भी इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हमारे पास वो एक दूसरे से डायरेक्टली क्या होते हैं कि भाई उसको अलग से पढ़ना है तो अलग से। मेरा पढ़ाने का तरीका आपका अलग है, इसलिए मैं आपको उस वे में पढ़ा रहा हूं। अब बात ये आती है कि हमारे पास बेसिकली ग्रुप ए जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड है, ग्रुप बी जो है वो हमारे पास मास रिलेटेड है। अगर इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में रिलेशन की बात करें, एक साथ मतलब रिलेशन की बात करें,
तो रिलेशन जब इन दोनों में बनेगा तो इसके लिए मास वॉल्यूम में रिलेशन किसके बेस पे होता है, डेंसिटी के बेस पे होता है, तो डेंसिटी का होना बहुत जरूरी है। सो डेंसिटी इन दोनों को रिलेट कर पाएगी, इसका मतलब इसका और इसका रिलेशन है तो उस वहां पर डेंसिटी 100% आएगी और आप देखोगे भी आगे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म है कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म, जिसमें हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करी। ग्रुप ए जो था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ग्रुप बी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ग्रुप ए जो अगर हम बात करें वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होंगे और ग्रुप बी जो होंगे वो मास रिलेटेड टर्म होंगे। अब एक सिंपल सी बात करते हैं, कैसे कभी कभी बच्चों को ये होता है सर आपने ये बोला कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है, मैं आपको बताता हूं। देखिए सोचिए, थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान देना है हमें कि टेम्परेचर रिलेटेड जो हमारे पास होगा वो किस बेस पे होगा और किस तरीके से होगा। तो मैं आपको पूरा बता देता हूं कि टेम्परेचर पे वो कैसे डिपेंड करेगा। अगर हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में सपोज करिए ये एक बीकर है मेरा, ठीक है। इस बीकर में हमारे पास हमने कहा कि यहां पर इसमें वाटर फिल है, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर 500 ml है, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है। और बाहर से मैंने उसमें NaCl ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर लो। अब ऐड किया, वो डिजॉल्व हो रहा। तो आपको ये पता है कि ये रूम टेम्परेचर पे, मैं मान लेता हूं ये जो है वाटर, ये 500 ml ऑफ वाटर जो है, यहां पर वाटर भी लिख देता हूं, और ये वाटर 500 ml जो है ये रूम टेम्परेचर पे है। कितने टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है। अब आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर पे है तो वो डिजॉल्व होते जा रहा है, NaCl डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर को आप ये जो इस पानी के टेम्परेचर को अगर आप इस टेम्परेचर से हायर यानी रूम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ले जाओ, यानी 40 डिग्री सेल्सियस, 45, 50, 60 यहां तक ले जाओ और फिर NaCl डालो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास इजीली और ज्यादा होगी। यानी कोई भी शुगर डालोगे तो इजीली जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। ये है। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, देखो यहां पर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, तो मैं अभी उसको टर्म बोल ही नहीं रहा हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे, बोलना भी चाह रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्यों बोला, बट एक जनरल स्टेटमेंट जो हमने जनरल पढ़ा है, मैं NaCl की बात नहीं कर रहा हूं, NaCl जस्ट एक कंपाउंड लिया मैंने, लेकिन मैं देखो इसलिए मेरा हर एक पॉइंट को क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं एक जनरल स्टेटमेंट ले रहा हूं और वहां पर मैंने इसलिए मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया NaCl, लेकिन मैं इसलिए जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। मैं फिर से आपको ये इंडिकेट करूं कि हम जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूट की बढ़ जाएगी, वो जल्दी सॉल्युबल होगा। आपने देखा होगा गर्म पानी में शुगर को डिजोल्व करें, दूध के अंदर शुगर को अगर हम डालते हैं तो जल्दी डिजोल्व होता है, अगर ठंडे दूध में डालेंगे तो हमें ज्यादा स्टेयर करना पड़ेगा। तो यही लॉजिक है। तो इसलिए हमारे पास डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ये हर एक चीज आपका यहां पर आ जाएगा टर्म। ओके एवरीवन, सो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर हम बात करते हैं परसेंटेज रिलेटेड टर्म। कोई भी एक परसेंटेज उठा लो आप, एक यहां से उठा लेते हैं, अच्छा एक यहां से उठा लेते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट भी उठा लेते हैं। तो बात यह आई कि जब हम इस टर्म को उठाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर W है, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर यहां पर कभी भी ऐसा लिखा होगा W है तो वेट की बात करेगा, ठीक है, वेट की बात करेगा, ठीक है, और V है तो वॉल्यूम की बात करेगा, इसलिए मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं, ठीक है। तो W है तो वेट और V है तो वॉल्यूम, तो ये तो समझ जाओगे। अब हर हमेशा इस स्लैश से पहले अगर कुछ भी लिखा है इसका मतलब वो सॉल्यूट को डिफाइन कर रहा है, वो किसको बता रहा है, सॉल्यूट को, और स्लैश के बाद जो लिखा है वो सॉल्यूशन को बता रहा है, ठीक है, वो सॉल्यूशन को बता रहा है। और अगर W होगा तो वेट बोला जाएगा और V होगा तो वॉल्यूम बोला जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसी बेस पे अगर मुझे पूरा, और परसेंटेज लिखा है मतलब 100, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो कितना सिंपल है बेटा, आप लोग इसको ना
चीजों को टेक्निकली समझने की कोशिश करो। कभी भी ना आपको ये नहीं कि ये टर्म ऐसे दिया है तो रटना होगा, कैसे याद करेंगे, नहीं, टेक्निकली समझो। आप हर एक फॉर्मूले में रिलेट कर लो, देख लो। W दिया है तो मैंने आपको बोला वेट होगा, V दिया है तो वॉल्यूम होगा, और स्लैश से पहले हर हमेशा सॉल्यूट की बात करेगा, स्लैश के बाद हर हमेशा सॉल्यूशन की बात करेगा। तो अब मैं अगर यहां पर फॉर्मूला बनाना चाहता हूं बेटा, और परसेंटेज है तो 100, वो तो सबको क्लियर ही है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि W है तो वेट लिखूंगा, तो ऊपर सॉल्यूट की बात कर दी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, खत्म, एक फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक पॉइंट यहां पर मैं लिखना चाहता हूं, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये आपको पता ही है कि हमारे पास क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, या हम उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी, सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप लिख रहे हो तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। या अगर कभी भी हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मैंने वॉल्यूम क्यों लिखा, आप कभी कभी बच्चा बोलता है सर ये वेट है ये वॉल्यूम है, आप कैसे रिलेट करो। अरे भाई यहां पर ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर क्या हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छे से आपको उस चीज को समझाना चाहता हूं कि अगर कभी भी, देखो मैं नेक्स्ट पेज में इस चीज को आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए बेटा, हमारे पास कभी भी ना, अगर कभी भी हमारे पास कोई एक बीकर है, उस बीकर में हमने बाहर से, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है और बाहर से हमने क्ले डाल दी, और जैसे हम क्ले ऐड करेंगे तो हमें पता है कि क्ले ऐड करने पर, और क्ले हम ज्यादा अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो पानी का जो लेवल है, सपोज करो पहले वो लेवल यहां तक था, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने क्ले डाला तो उसका लेवल अप हो गया, तो वो यहां तक आ गया। अब हम क्ले ज्यादा डाल रहे हैं तब वो अप हो रहा है। आपने देखा होगा मिट्टी कम नहीं डालते बेटा, हम ज्यादा से ज्यादा डालते हैं। लेकिन सॉल्यूशन, देखो बेटा इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो परसेंटेज जो आप निकाल लो, चाहे वेट बाय वेट कुछ भी निकाल लो, या वेट बाय वॉल्यूम, तो वो जो जनरली टर्म्स होते हैं, बेसिकली ये जो टर्म्स हैं परसेंटेज वाले टर्म, ये परसेंटेज वाले टर्म हर हमेशा बेसिकली क्या बताते हैं कि वो परसेंटेज निकालना है, वहां पर कोई ज्यादा है कोई कम है, यही चीज हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगी कि कितना परसेंटेज है। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब यह है कि भाई वो ज्यादा भी हो सकता है। वहां पर हम कोई प्रॉपर ऐसे सॉल्यूशन की बात प्रॉपर वे में नहीं कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में उस टाइप से हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो हम वहां पर स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट हो, लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट हो, हम जो बोलते हैं, तो परसेंटेज में तो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर हम ये बात करते हैं कि 100 ml सॉल्वेंट था, सपोज करो 100 ml सॉल्वेंट था और मैंने 50 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, तो भाई अब मुझे यहां पर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई टोटल जो होगा वो 150 के अराउंड हमारे पास जब जा रहा है, तो हम 150 लिख रहे हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है। हाँ, अगर ये ज्यादा हो तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा कि आपने क्ले ज्यादा डाली तब लेवल ऊपर हुआ। अगर आप यहीं पर क्ले की जगह पर अगर मैं एक दूसरा बीकर लेता हूं और उसमें मैं अमाउंट ऑफ वाटर सेम ले लेता हूं, और मैं क्ले की जगह पर अगर मैं बाहर से शुगर ऐड करता हूं, मतलब शुगर को भी ज्यादा डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मैंने क्ले का एग्जांपल दिया क्योंकि हम क्ले का एग्जांपल रोज देखते हैं, ठीक है, आए दिन। तो शुगर हम ऐड करते हैं, तो शुगर ऐड करने से क्या होगा कि हमने शुगर 1 स्पून या 2 स्पून या 3 स्पून ऐड करी, तो उससे वाटर का लेवल अप तो होगा, लेकिन अगर अप होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके वॉल्यूम में, पहले सपोज करिए ये 1 लीटर था, 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है, 1000 ml था। अब मैंने उसका वॉल्यूम जब चेंज हुआ देखा, तो चेंज वॉल्यूम में देखता हूं, चेंज वॉल्यूम, तो वो मुझे मिला 1000.10 ml।
अब क्या हुआ बेटा, 1000, अब अगर आप कैलकुलेशन इसी बेस पे करते हो, मतलब इस बेस पे भी करते हो और इस बेस पे भी करते हो, तो आंसर अगर इसके बेस पे देखो तो आंसर मेरा सपोज आंसर आना था 10, और इसके बेस पे देखो तो आंसर आया मेरा 9.99। तो बेटा क्या मैं इसको 10 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इसी वजह से हम वहां पर क्या कहते हैं कि हमारे पास amount of solute in form of solution, the amount of solute is very less as compared to solvent। तो solvent के कंपैरिजन में जो solute है वो बहुत कम होता है, कम होता है, तो उसी बेस पे हम जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ परसेंटेज जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये चीज हमें जानना बहुत, हाँ ठीक है बेटा, आपको यहाँ 1000 ml दिया, 50 ग्राम ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी भी बोल दूं, लेकिन 100 ml ऐड करो या 10 ml है तो इफेक्ट पड़ेगा, उस केस में हमें ऐड करना होता है। इसी वजह से मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये पॉइंट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और पूरी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। इसी बेस पे मैं यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वो क्या होगा, वेट, अब तो बहुत सिंपल हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब यहां पर फिर से मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर एक और पूरा मेंशन करूं, परसेंटेज, जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी लिख देता हूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया, ये दो बचे हैं इनको भी लिख लेते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट आएगा उसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, परसेंटेज V बाय W इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ solute divided by weight of solution into 100, सॉरी into 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट ये क्राइटेरिया ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा परसेंटेज वाला जो टर्म है वो कैसे कैसे समझना है। फिर से मैं बोलता हूं बेटा बच्चा पार्टी कि समझना है, रटना नहीं है, ये चीज को दिमाग में रखो। स्लैश से पहले सॉल्यूट, स्लैश के बाद सॉल्यूशन, W होगा तो वेट, V होगा तो वॉल्यूम, तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 लगाते ही लगाते हो तो अपने आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि बेटा ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो फिर से वही बेटा मैं एक ही चीज बोलते रहता हूं कि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर बोलिए, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है, समझाने के साथ साथ आपके कोई भी क्वेरी है बेटा उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये क्ले वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी बेस पे मैंने ये भी आपको समझा दिया। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाना ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ सर ने जो एक्सप्लेन किया वो एकदम परफेक्ट है और हमने वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी है। तो हम नेक्स्ट टाइम से जब भी ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर इन वीडियोस को देख रहा है बेटा तो आप कभी भी क्वेश्चन करो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो क्लियर हुआ। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि बेटा आप लोगों ने ये कंप्लीट एंजॉय किया होगा। इसके बाद हम सीधे सीधे जो कंसंट्रेशन के नेक्स्ट टर्म होंगे वो स्टार्ट करेंगे, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। और मैंने आपको बोला ये फॉर्मेलिटी एक ऐसा टर्म है, ये हम 12th में, ये दो हम 12th में डिस्कस करेंगे। वैसे पीपीएम भी पढ़ा दिया जाता है लेकिन ये 12th में ज्यादा यूज है तो वही डिस्कस करेंगे। और अगर क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई पीपीएम क्या होगा। हाँ फॉर्मेलिटी तो अलग पार्ट है, इसका मैं आपको बोलूं भी, इसका जो यूज होता है वो मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फॉर्मेलिटी का यूज जो है
वो मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द यूज जो है बेटा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और स्ट्रेंथ भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए हम वो भी देखेंगे। तो ये बेसिक टर्म, ये बेसिक चीजें, और फिर हम यहाँ पर रिलेशन भी कुछ देखेंगे अच्छे से। ये बेसिक टर्म आपको मैंने करवाए हैं, तो इन बेसिक टर्म को आप अच्छे से अभी जस्ट जितने करवाए बेटा इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हमें आप बता सकते हो। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ में आया होगा और आप इंजॉय कर रहे होगे हमारी ऑनलाइन पाठशाला के साथ, और आप इंजॉय करिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, थैंक यू।